अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ और जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ही बहन अलीमा खान के गुज़श्ता रोज के बयानात पर आज यू टर्न ले लिया है। एहतजाज की तैयारी का हुक्म भी दे दिया है और कहा है कि एक मरतबा फिर कुछ लोग कुछ दो के बयानिए से कोई बात नहीं बनेगी और हम ऐसा नहीं चाहते। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर कहते हैं कि बानी पीटीआई ये कह चुके हैं कि किसी डील की सूरत में मैं बाहर नहीं आऊंगा। बानी के खिलाफ बनाए गए तमाम केस सियासी हैं और बोगस हैं। ये भी कहते हैं कि उम्मीद है कि बानी का केस 5 तारीख को लग जाए। लिस्ट में बानी का केस होना चाहिए। जेल में खान साहब से मुलाकात के बाद पीटीआई के सेनेटर अली जफर कहते हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने वाजे किया है कि कुछ लो और कुछ दो नहीं है। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बानी पीटीआई ये कहते हैं कि मेरे दरवाजे बातचीत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमेशा खुले हुए हैं। पाकिस्तान के लिए मैं बातचीत करने को तैयार हूं। बानी पीटीआई ये भी कहते हैं कि मैं अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहा। रियायत मांगनी होती तो फिर पहले बहुत मांग चुका होता। उनका कहना था कि बानी पीटीआई ये भी कहते हैं कि पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। अगर कोई सामने ना आया तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बानी पीटीआई ने यह वाजे कह दिया है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों को भी किसी भी सूरत इजाजत नहीं दूंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की कॉल के बाद अब एहतजाजी तहरीक की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है और अब पहले से तयशुदा मकाम सवाबी की बजाय हरीपुर के पहाड़ों में टेंट विलेज लगाने का फैसला हो गया है। टेंट विलेज में पख्तूनख्वा के हर जिले का एक अपना जोन होगा। केपी के सूबाई सदर जुनैद अकबर और वजीर आला केपी मिलकर इस तहरीक को लीड करने जा रहे हैं जो ईद के बाद आगाज होगा, जिसका अब उसकी तैयारी शुरू हो गई है। बानी पीटीआई ने आज इसके लिए हुक्म भी सादिर किया है। इसी सारी सूरत हाल पर पीटीआई के एहतजाज की हिकमत अमली, तैयारी और इस्लामाबाद की तरफ मूव करने के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शो में उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के लिए हुकूमत क्या तैयारी करेगी, कितनी तैयारी करेगी और क्या इस तहरीक को, इस एहतजाज को, इस धरने को इस्लामाबाद आने की इजाजत दी जाएगी, इनसे किस तरह से निपटा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आपने सुना कि आज बानी ने कहा है कि आप इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज कर दें और अब केपी में इसकी मंसूबाबंदी भी की जा रही है। आप समझते हैं कि इस तहरीक से पीटीआई को कुछ हासिल होगा और अगर ये बाहर निकलते हैं, हरीपुर से इस्लामाबाद आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या करेगी इनके साथ? देखिए, हुकूमत के कर रहे हैं न कर रहे का और क्या कर रहे का मौका तो बाद में आएगा। ये सब कुछ जो है ये कर चुके हैं। इससे पहले सवाबी से हमला हुआ, पेशावर से हुआ, पूरी सूबाई हुकूमत आई, सब कुछ हुआ। और अभी तो आप देखेंगे ये जो अभी आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि बानी की बहन का जो बयान था उससे वो उन्होंने उस लातल्फी का इजहार किया और कहा जी कि ऐसे नहीं होगा। फिर आज जुमला काबिले गौर है कि उन्होंने कहा जी दोनों तरफ खेलने वालों को, दोनों तरफ खेलने वाला कोई नहीं है। असल बात यह है कि उनकी पार्टी में कुछ एलिमेंट्स, सेन एलिमेंट्स मौजूद हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि इस वक्त कौम जो है वो एहतजाज के मूड में नहीं है। कौम को कामयाबी मिली है एक अजली दुश्मन के खिलाफ और दूसरा मुआशी मैदान में कामयाबी मिली है। कौम की जो उस वक्त की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो महंगाई के थे, वो महंगाई की शरह कहाँ से कहाँ आ गई। कौम के तहफ़्फ़ुज़ात जो है इकोनॉमी पे थे, इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट किस हद तक तेजी से शुरू हुई। कौम के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपने रोजगार और कारोबारों पे थे, उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई जी। तो अब इस वक्त वो जो सेन एलिमेंट्स इन्हें समझा रहे हैं कि इस वक्त आप इंतहा पसंदी पे न जाएं और एक वक्त का इंतजार करें। जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन जाहिर है ओपन फॉर ऑल होता है, वो इलेक्शन में जीत के तो जिस तरह आपने 18 में हुकूमत बनाई थी इस तरह फिर शायद अल्लाह ताला आपको मौका देगा। तो वो जो सेन एलिमेंट्स ये बता रहे हैं, अगर उन पे भी ये इल्जाम लगे कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो शायद जब इस किस्म की बदएतमादी हो जाए, और यही हमेशा से मुखलिस वर्कर्स को पार्टी के अंदर भी शिकवा यही रहा है कि उनके खलूस को जो है वो अदरवाइज दिया जाता है और उसको गद्दारी से या उससे ताबीर किया जाता है। तो सियासी जमातें इस तरह नहीं चलती।
बाकी जहां तक एहतजाजी तहरीक का ताल्लुक है, हुकूमत पहले भी तैयार थी, अब ज्यादा तैयार है और अब शायद वो वाली चीज होगी भी नहीं। अब टेंट लगाना और लोगों को कहना जी कि और सख्ती से कहना और कहना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजा साहब ये तो पीटीआई के लीडरान कहते रह गए इंडिया की जानिब से इस जंग से पहले कि अगर पाकिस्तान पर कोई कड़ा वक्त आया और अवाम ने फौज के साथ खड़े नहीं होना, अवाम की बैकिंग नहीं है फौज को, लेकिन अब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि कितनी बैकिंग है, अवाम की सपोर्ट कितनी है फौज को। ऐसे वक्त में जब मुल्क को यकजहती की जरूरत है और अपनी कौम के एक साथ खड़े होने की जरूरत है फौज के साथ, क्योंकि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जंग अभी रुकनी है, ये तो सीज फायर की बातचीत हुई है, ये कितनी देर तक इसको मोदी लेकर चलता है ये किसी को पता नहीं है, तो अभी भी हम हालत जंग में तो हैं। ऐसे में अगर एक जत्था कुछ लोग ग्रुप की सूरत में निकलते हैं और शहर इक़्तिदार आ जाते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी आ जाते हैं, तो क्या हुकूमत इजाजत देगी उनको आने की? देखिए बिल्कुल हुकूमत उन हालात में तो बिल्कुल इजाजत नहीं देगी, ना किसी भी हालात में, इसलिए कि हुकूमत का बुनियादी फर्ज है शहरियों की जान और माल की हिफाजत करनी जी। जहां पर उनका जमहूरी हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, और अगर माजी के उन रिकॉर्ड को देखा जाए, वो आतिशज़दगी को, बसों को आग लगा देना, पौधों को, दरख्तों को आग लगा देना, उसमें हुकूमत का फर्ज है कि वो लोगों के, इस्लामाबाद के या रास्ते में जो आने वाले शहर है, उनके बासियों के कारोबारों, उनके जान और माल की हिफाजत भी करें जी। तो ये एक तो ये वाली वजह है। दूसरी बात है कि हुकूमत के फराइज में ये भी आता है कि इवन वो जो प्रोटेस्ट के अंदर शामिल लोग हैं उनकी जान का भी हिफाजत करें। अब जब दहशतगर्दी फरोग पा रही है, रोज वाकयात हो रहे हैं, तो हुकूमत कभी ये इजाजत नहीं देगी कि इस तरह कोई फ्री फॉर ऑल हो जिसमें कि वो दहशतगर्द अनासर भी शामिल हो जाए। अब आते हैं उस बात की तरफ कि जो इनका ख्याल था और ये बरमला इजहार करते रहे बहुत से बड़े टॉप टीयर्स के लीडर्स कि अवाम फौज के साथ नहीं है और फौज तभी लड़ सकती है, इस किस्म के खदशात जो है और वसवसे कौम के अंदर पैदा किए। और दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो जो मोदी का ये फैसला था इस टाइम पे हमला करने का, तो वो भी शायद इसी किस्म की किसी उम्मीद के ताबे था और उन्होंने इसी उम्मीद के तहत उन्होंने हमला किया और उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त फौज के साथ नहीं है, तो उससे हमें बड़ी आसानी होगी। अभी आप मोदी का परसों का बयान देखें जिसमें उसने पुकारा है, उसने कहा है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी नौजवान उठ खड़े हों। ये जो जिन नौजवानों को मुखातब कर रहा है वो उसका वही वाला वो माजी के हवाले से जो उसको एक उम्मीद दिलाई गई थी वही पीछे। और इस वक्त दो ताकतें, दो किस्में, दो किस्म की लोग हैं जो इस वक्त कौम को कह रहे हैं कि आप उठ खड़े हो। वो कौन है? एक तो वो अक्रॉस दी बॉर्डर है, वो इंतहा पसंद कसाब गुजरात का, और एक कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं जो ये बात कर रहे हैं। इस मौके पे लोग उसको जब मिला के पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल वो साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये मोदी की आवाज है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो एक बयान आपने भी अभी किया कि विकेट के दोनों जानिब जो खेलने वाले लोग हैं, सर इनके नाम तो अभी तक सामने नहीं आए राजा साहब, लेकिन फिर ये जो दो तरफ की पॉलिसी, दोहरी पॉलिसी खुद खान साहब की है, इसका मतलब क्या है कि उनकी बहन मीडिया पर आकर उनसे मुलाकात के बाद कहती हैं कि कुछ लो और कुछ दो और इस मसले को हल कर दो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग मिलते हैं, सियासतदान, तो वो कहते हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो नहीं होगा, अगर मैंने रियायत मांगनी होती तो मैं बहुत पहले मांग चुका होता, हाँ लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हम वक्त तैयार है। सर ये पॉलिसी क्या किसी जनरली किसी बंदे को समझ में आती है? ये क्या अंडरस्टैंडिंग है खान साहब की? ये यही वजह है कि ये पॉलिसी अब इनके अपने लीडरशिप और अपने वर्कर्स की समझ में नहीं आ रही। एक तरफ आप बरबला पैगाम देते हैं कि हम हर काम के लिए तैयार हैं, और पैगाम किसी सियासी लीडर से नहीं की तरफ के मुंह से नहीं बल्कि अपनी फैमिली के मेंबर के मुंह से, और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हम बिल्कुल जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं। फिर आप कहते हैं जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए आइन और कानून की रोशनी में सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। आप मुझे बताएं कि आइन की कौन सी क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ है कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, या आप कोई बावर्दी लोगों से जाके तो सियासी मुज़ाकरात कर सकते हैं। यही तो अमली बेसिकली उनको इस जगह पे ले आया, इस क्वेगमायर पे, इस दलदल पे, जिसकी वजह से अब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा और
इस किस्म की जो है वो आप कहना चाहिए कि वो एक हवाई बातें कर रहे हैं, कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ी है। और ये जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले लोगों का तरफ इशारा किया, ये मैं फिर एक दफा बात रिपीट कर दूं कि ये वो लोग हैं कि जो उनको दानिश की, हिकमत की और वो बात बता रहे हैं जो लोगों को रीड करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हालत को, उनकी जहनी हालत को, उनकी साइकी को रीड करके तो जब क़यादत को मशवरा देते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये देखे जी ये शायद किसी के साथ मिले हुए हैं। लेकिन वो मानते भी तो नहीं है ना राजा साहब, उनकी बात कहाँ मानते हैं वो ये एजुटेशन की सियासत ही करनी है। अब अगर वो कह रहे हैं आपके मुताबिक भी कि हालात ऐसे नहीं है कि आप किसी तहरीक का आगाज करें या आप एहतजाज करें या आप धरना दें इस्लामाबाद में जाके, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि नहीं आप तैयारी करें, उनकी बात कौन मान रहा है? उनकी बात तो कोई नहीं मान रहा। जो हतमी फैसला है वो खान साहब भी करते हैं सर। ये ऐसे ही है जी, और उल्टा उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप जमात के गद्दार हैं और आप किसी से मिले हुए हैं। तो इन हालात में तो वर्कर्स फिर जो है वो जिसने एहतजाज के लिए वैसे अपने लीडर के पीछे चलना भी हो वो भी नहीं चलता। इससे पार्टी की सफू में मायूसियां फैलती है और इस वक्त उस जमात की हालत ये हो गई है। सबसे बड़ा जो गलत फैसला इन्होंने किया कि एक ऐसे वक्त में जब कौम को इत्तेहाद की जरूरत थी, इन्होंने कौम में वसवसा फैलाया, दुश्मन के हमलों को ग्लोरीफाई किया। आप सोशल मीडिया को देखें, दुश्मन के दहशतगर्दी के वाकयात जिसमें कि उसका हाथ साफ नजर आ रहा है और उसको भी उन्होंने ग्लोरीफाई किया और उसको उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को और कानून नाफिज करने वाले अदारों को तज़हीक का और तंज का निशाना बनाया गया। आप जाफर एक्सप्रेस वाक़े वाले दिन का सोशल मीडिया देख लें, आप किसी बड़े दहशतगर्दी के वाक़े का सोशल मीडिया देख लें, आप उस दिन का सोशल मीडिया देख लें जब दुश्मन के ड्रोन हमारी फजाओं में घूम रहे थे, तो किस तरीके से इन्होंने डीमोरलाइज किया, अपनी फोर्सेस को ग्लोरीफाई किया दुश्मन को। बिल्कुल ये चाहते थे कि अवाम फौज के साथ खड़ी ना हो। अब वो हिकमत अमली तो पूरी उल्टी हो गई। अब खुद जब ये कह रहे हैं कि फौज इंटरवीन करे, इनके सियासी मुदाखलत करे, इनके अंदर इनके केसेस को ख़त्म करवाए, तो सर ये जब दावत दे रहे हैं उस हद तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल ठीक है, लेकिन बाकी किसी भी जगह पर इस्टेब्लिशमेंट का रोल ठीक नहीं है। तो क्या सर पीटीआई डिफाइन करेगी इस्टेब्लिशमेंट के रोल को, पाक फौज के कामों को? क्या पीटीआई बताएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना और किस हद तक करना है, किस हद तक नहीं करना? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। इस्टेब्लिशमेंट के रोल को, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी अदारे के रोल को पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून जो है वो स्टीयर करेगा, पाकिस्तान का आइन गवर्न करेगा। और आर्म्ड फोर्सेस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में, असल तो झगड़ा ही यही है कि उन्होंने कहा कि हम इस मामले में नहीं पढ़ते, आप अब सियासतदान बैठ के बात कर लें। असल झगड़ा यही है कि वो चाहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे हुकूमत गिराने में, और पाकिस्तान को इस तरक्की की राह पे बुरी है सर कमर साहब, इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट बुरी है। इसीलिए बिल्कुल ठीक है आपने, ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब वो आपके साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं है? क्या वजह नजर आती है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठना नहीं चाहते, पीएमएलएन के साथ बैठना नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी के साथ बैठना नहीं चाहते, मौलाना को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना उनके साथ बैठना नहीं चाहते? उसकी एक बुनियादी वजह है जी कि जब सियासी ताकतें बैठती हैं, सियासी लोग बैठते हैं, तो वो सियासी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, वो दलील के साथ और लॉजिक के साथ गुफ्तगू करते हैं। वो इस किस्म की लॉजिक वहां पर नहीं चल सकती कि इस काम के लिए हम एस्टेब्लिशमेंट से, कानून और आइन से बावरा होकर बात करें और इस काम के लिए जो है हम यूं करें। और तो ये जो एक बुनियादी तौर पर दो अमली है तहरीक इंसाफ की सफू के अंदर, और वो किसी और की वजह से नहीं है, वो उनकी टॉप लीडरशिप, टॉप लीडर की वजह से है कि वो रोज अपना बदलते हैं, अंदाज बदलते हैं, वो रोज अपना बयान बदलते हैं, वो रोज अपनी पॉलिसी बदलते हैं। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप वो आईनी तरमीम 26वीं का देख लें, उस वक्त इनकी बनाई हुई पार्टी ने, इनकी बनाए हुए उस कमेटी ने मौलाना के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौलाना साहब ने इनकी तजावीज पे 26वीं आईनी तरमीम की क्लॉजेस को फाइनल किया और उसके बाद वो पीछे हट गए। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, इस वक्त जब जंग थी, मौलाना साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा किया बलोचिस्तान में, दुश्मन को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम यकजान है, इकट्ठी है। लेकिन यही वजूहात है कि ये सियासी ताकतों के साथ बैठ रहे हैं,
से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि वहां पर ये अंदाज़े फिक्र, अंदाज़े गुफ्तगू चल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। राजा साहब, आखिरी सवाल आपसे कि खान साहब जो आज ये फरमा रहे हैं बैरिस्टर अली जफर से मुलाकात के दौरान कि मैं किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहा, अगर मैंने रियायत मांगनी होती तो फिर मैं बहुत पहले मांग लेता, तो अगर ये रियायत नहीं मांग रहे तो क्या समझ आता है क्या मांग रहे हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि अगर हम इनके साथ बैठते हैं तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट एक मुतालबा रखते हैं और वो ये है कि खान साहब की रिहाई। तो खान साहब की रिहाई तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ये तो सरासर एक जाती मुफाद वाली बात है ना कि आप पर्सनल कुछ गेन चाह रहे हैं। तो इसके अलावा ये क्या चाहते हैं? इसके अलावा तो कोई मुतालबा ऐसा नहीं आया कि जो सॉलिड हो, कंक्रीट हो। मुतालबे दो ही हैं, एक ये हुकूमत घर चली जाए और एक खान साहब को रहा किया जाए। अब ये दोनों मुतालबे नाकाबिले अमल है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के रहा करने या ना करने की नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब या वजीर आज़म साहब की तरफ से खान साहब को रहा करने या ना करने की नहीं है, बात तो कानून की है। रहा अदालती ने करना है, कानून के तहत करना है, आइन के तहत करना है। यही हमारा मौकफ है कि उन केसेस को आइन के मुताबिक चलने दें। आप सियासी तौर पे असेंबली के अंदर की पॉलिसीज पे, हुकूमत को आगे ले जाने की पॉलिसी पे, इस मुल्क की मईशत को आगे ले जाने की पॉलिसी पे, इस मुल्क में दहशतगर्दी से खात्मे की पॉलिसी पे और इस मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने की पॉलिसी पे बात करें। हम तैयार हैं और हम इंशाल्लाह आपके साथ भरपूर तरीके से गुफ्तगू करेंगे और बातचीत करेंगे और उसका नतीजा जो भी निकलेगा उस पर अमल भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा कमरुल इस्लाम साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ईद के बाद की एहतजाज की हिकमत अमली और तैयारी के हवाले से वो ये कह रहे थे कि अभी मुल्क के हालात नहीं है कि हम एहतजाज करें, जलसे करें, धरने दें, इस्लामाबाद आएँ, मार्च करें। पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं है और इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने जो शरअंगेज़ी की है, जो इश्तियाल अंगेज़ी की है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर, पाकिस्तान के लोगों पर, निहत्ते मासूम बच्चों को जो निशाना बनाया गया है, तो उसके बाद पैदर पे दुश्मन अभी भी हमले कर रहा है। अभी भी भारतीय प्रॉक्सिस के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो क्या इस सारी सूरत हाल के बीच में, इस सारे माहौल के बीच में, जहां पर पाकिस्तान को अभी इंटरनेशनली इंगेज करने की ज़रूरत है, अपनी सिफारतकारी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, हुकूमती वज़रा को, सिफारतकारों को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी है UN को इंगेज करने के लिए, इंटरनेशनल लोगों को इंगेज करने के लिए, उस तरफ सारी तवज्जो होनी चाहिए। ना कि आप ये कहें कि हम जलाओ गिराओ की सियासत करेंगे, ना कि आप ये कहें कि हम इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे और पूरी की पूरी तवज्जो आप इंटरनेशनली और इस बड़े मसले से हटाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब की जानिब ले आए। तो ये वक्त दुरुस्त नहीं है। ये बात खान साहब को बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खान साहब को बताया नहीं जा रहा, खान साहब को बताया जा रहा है और खान साहब से ये कहा भी जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि अभी आप तहरीक का ऐलान ना करें, आप रुक जाएं, इंतज़ार करें। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप है वो ये भी कहती है कि खान साहब की रिहाई जल्द हो जाएगी और उसकी सबसे बड़ी वजह 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका फैसला है। उनका ये कहना है कि अब जल्द से जल्द अदालतों को चाहिए कि इस केस को लगा दिया जाए, सुना जाए और इस पर फैसला दे दिया जाए। अब अगर यहाँ से फैसला आ जाता है तो खान साहब बरी हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर इस केस का फैसला आ भी जाता है तो इस बात के बहुत ही मादूम और कम चांसेस हैं कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानती है, लेकिन ना जाने क्यों वो अपने लोगों को मिसगाइड कर रही है, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। अब ये सोशल मीडिया की टीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, चाहे बाहर बैठे हुए लोग हैं, बैरून मुल्क मकीम लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर रोज़ व्लॉग्स बनाते हैं, रोज़ वीडियोस बनाते हैं और लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है। और इस हवाले से भी जो कुछ जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान हैं, रहनुमा हैं, वो उनसे दरख्वास्त करते हैं बारहा कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दिया करें जो बिल्कुल बेसलेस होती है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सोर्स का नहीं पता आपको, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप ना दिया करें। लेकिन क्या करें कि अब उनको भी अपना रोजगार तो चमकाना है, डॉलर्स तो कमाने हैं और वो उन्हीं डॉलर्स की खातिर खान को बेचते हुए पैसे कमा रहे हैं। बात यहाँ पर नजरिए की नहीं हो रही, ना वो किसी नजरिए के साथ है,
सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को कैश कर रहे हैं, खान साहब के साथ होने को कैश कर रहे हैं, और जो नाम अटैच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी ना किसी कैपेसिटी में उन तमाम लोगों के साथ, वो उसको कैश कर रहे हैं। अब सिचुएशन ईद के बाद हमें देखनी होगी, क्योंकि मौलाना साहब को जहां तक इंगेज करने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, उसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। इससे पहले मौलाना साहब कह चुके हैं कि खान साहब को जेल में नहीं होना चाहिए, उनको जेल से रिहाई चाहिए और उनको बाहर निकाला जाए, उन पे जो केसेस हैं उस हवाले से सुनवाई हो और अदालत फैसले दे, और अदालत इंसाफ पर मबनी फैसले दे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करें कि अब अदालतों पर भी एतमाद उनका नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें एतमाद नहीं है, इन जजेस पर हमें एतमाद नहीं है, और इन अदालतों से जो फैसले आएंगे उसके ऊपर भी यकीन नहीं है। तो फिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए, किस जानिब जाना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही। लेकिन अगर वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही और कंफ्यूजन टॉप टियर लीडरशिप के अंदर मौजूद है, तो जो नीचे आपके कारकुनान हैं, जो निचली सतह पर लोग हैं, जो आपके बयानिए को दिन रात पीट रहे हैं और आपसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पीट रहे हैं, और उनको पता नहीं चलता कि किस जानिब जाना है, और फिर उनके लिए वो ऐसी गली में चले जाते हैं, बंद गली में, जहां से वापसी उनके लिए मुमकिन नहीं होती, तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद न्याजी साहब ने। उनको वेलकम करते हैं और बात करते हैं इसी तहरीक के हवाले से जो ईद के बाद जिसका आगाज होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अमजद न्याजी साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अब आप हमें बता दीजिएगा कि आज जो बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात हुई है खान साहब से, उसके अंदर जो बातें उन्होंने की हैं खान साहब का नाम लेकर, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने की थी आज से 2 रोज कबल। तो आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, वो किस बात को दुरुस्त मानते हैं? क्योंकि हम लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ लो और कुछ दो वाली बात दुरुस्त है, या फिर जो जफर साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है कि आप किस बात को जो कह रही हैं कि अलीमा बाजी ने, हमारी बहन ने मुख्तलिफ की है, जो आज अली जफर भाई ने अगर बातें की हैं, थोड़ी मुझे उसकी वजाहत दे देना कि उन्होंने क्या कहा जिसकी आप वजाहत मांग रही है। अच्छा। ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप किस उसको बात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहती है। दुरुस्त। अमजद साहब, अलीमा खान साहिबा ने जब गुफ्तगू की मीडिया के सामने, तो उन्होंने कहा कि खान साहब क्या छोड़ें, ये उनके वर्ड से, खान साहब क्या छोड़ें कि आप उनको रिहा कर देंगे। कुछ लो और कुछ दो की बात पर आते हैं कि हमें, आपको हमसे क्या चाहिए, हम आपको क्या दें कि आप खान साहब को, मेरे भाई को रिहा कर दें। तो ये बात का जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या जो हम समझ रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आज अली जफर साहब ने जो गुफ्तगू की है, वो कहते हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि मुझे तो कोई रियायत नहीं चाहिए, अगर मुझे रियायत चाहिए होती तो फिर मैं बहुत पहले मांग लेता। अच्छा, इसके ऊपर जो वजाहत है, मेरी बहन ने बिल्कुल जो बात की है वो चूंकि समझी नहीं गई, तो वो समझा ये गया कि शायद हम NRO चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये बात नहीं थी। खान साहब इसके मुतालिक इससे पहले भी अपने जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं NRO नहीं चाहता, मैं अगर पाकिस्तान के जो भी बात करूंगा पाकिस्तान के मफाद में करूंगा, मफाद पाकिस्तान के मफाद के मईशत के लिए, पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान की जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि मोदी के RSS का जो उसका जो एजेंडा है, उसको रोकने के लिए बलूचिस्तान KP के अंदर जो अनरेस्ट है उसके ऊपर खान बात करने के लिए तैयार है। उसने कहा कि मुज़ाकरात मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं जब भी बाहर आऊंगा मैं अदालतों से इंसाफ चाहता हूँ, मैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहता हूँ, मैं रेस्टोरेशन ऑफ जो आपका 73 का आपका मुतफिक का जो आईने पाकिस्तान था, तो अब देखिए उसके अंदर चेंजिंग की गई है, यानी कि 26वीं तरमीम जो की गई है, उसको मैं दोबारा असल शक्ल में जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहाली चाहता हूँ। मैं कतअन ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये तवक्को करता हूँ कि अदालतों को इंसाफ करने दे, क्योंकि अगर इंसाफ के निजाम को डिस्टर्ब किया गया या जब भी डिस्टर्ब किया जाता है तो उसके रिजल्ट कोई मुनासिब या अच्छे, बल्कि उसके नताइज भयानक होते हैं। तो इसके लिए जो अलीमा बहन ने कहा था, बात
मतलब कोई इतनी डिफरेंट नहीं है जो आज अली जफर भाई ने की है, वो भी मुझे समझ आ गई कि आप क्या पूछ रहे हैं, बात वही है, लेकिन उसको समझा ये गया कि हम शायद एनआरओ चाहते हैं, कतई नहीं, बल्कि इसके ऊपर वजाहत पहले भी खान ने की है, अब भी आज भी कर दी है। मैं उधर ही था, मैं जेल के अंदर मौजूद था ट्रायल के मौके पे। बिल्कुल ठीक है। तो अमजद साहब, एक और बात आपसे समझने की है, जब आप ये जानते हैं और आप ये कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुत्व के दहशतगर्दी की जद में है बुरी तरह, और आपने देखा भी कि पिछले दिनों भारत ने क्या किया, गो के पाकिस्तानी अफवाज ने उसका भरपूर जवाब भी दिया अवाम की सपोर्ट से, और उसका शुक्रिया DGISPR ने अदा भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आप समझते हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है खान साहब का क्या, कि ऐसे हालात में, ऐसे मौके पर, जब महज एक सीज फायर का ऐलान हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवीन करने के बाद, ऐसे हालात में हरीपुर से निकलकर इस्लामाबाद आना, एहतजाज की कॉल देना, किसी तहरीक को लाने की बात करना एक फेवरेबल टाइम है, ये सही है फैसला सर? देखिए, जो आपके एक है एक्सटर्नल मामला, एक है आपके इंटरनल मामला। ठीक है। देखिए, खान साहब एक अरसे दराज से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आप दुनिया को बेहतर जवाब दे सकते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर आपका मकाम देखे, हम जब जंग की बारी आई, हमने वबांग तोहल, खान साहब ने RSS का जो एजेंडा था, यानी कि मोदी का जो एजेंडा था, उसके ऊपर देखो, सबसे पहले किसी और पॉलिटिकल लीडर ने इतनी वजाहत के साथ, इतनी अपनी स्टैंडिंग के साथ अपनी स्टेटमेंट नहीं दी जितनी खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर स्टैंड लिया। हम आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो हमारा दुश्मन है, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक है, एक सोच है। वो सोच क्या है कि हम समझते हैं कि हमें जमहूरी हक हासिल है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, हमें अदालतों से इंसाफ मिले, हम जमहूरियत की बहाली के लिए जो बात करते हैं उसको और तनाजुर में लिया जाता है, ये किसी कतई मुनासिब नहीं है। हम कोई इंतशार की बात नहीं करते, हम एक अमन अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, हमेशा करते रहे हैं, जिसको मुझे समझ नहीं आती कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट उसकी तशरीह कुछ और अल्फाज में करती है, जिसकी हमें हैरत भी होती है कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं, क्या हम पाकिस्तान सर, वो तो फिर अपने पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं, उस जानिब आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के पाकिस्तानी होने पर, किसी की पाकिस्तानियत पर, मतलब वो सर्टिफिकेट तो हमें यही देते हैं ना, सर्टिफिकेट तो देते हैं, हम पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब सर, एक और भी सवाल उठता है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं, शानदाना गुलजार साहिबा, उनके स्टेटमेंट को ख्वाजा आसिफ साहब असम्बली में कोट करते हैं और कहते हैं कि खान नहीं तो कुछ नहीं, खान है तो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की बका आइन से, कानून से, इदारों से, मुल्क की सलामती से जुड़ी हुई है ना सर, तो उसको खान के साथ कैसे अटैच कर देते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो खान साहब की रिहाई ही है। आप तो दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी लीडरशिप है वो एक अलग बात करती है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, खान की ये स्टेटमेंट भी उठा के देख लेना, खान क्या कहता है कि फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, तो उसको भी तो देखे ना। आप एक चीज सुना देखें, तो मतलब क्या है कि खान का शंदाना का बयान भी तो यही होता ना, असल में अपने मतलब निकालते हैं ना ख्वाजा आसिफ के वो बयान उठा के देख ले, जब उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर जो बयानात दिए थे, अगर वो आपकी यादाश्त कमजोर हो चुकी है तो रिमाइंड के वो अपना निकाल लेना, चैट GPT को जरा कहे ना कि वो आपको निकाल देगा कि बयान उन्होंने जो अरशदात फरमाए थे नेशनल असेंबली के अंदर, वो भी तारीख का हिस्सा है, असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आती है ना सर, फिर उनकी यादाश्त बड़ी अचानक से जबरदस्त हो जाती है। यही बात है ना, और फिर तो यही रोला है। और फिर अपने गिरेबान में तो कोई नहीं झांकता कि हमने पास्ट में क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनकी तो बात कोई भी नहीं करता, कि आप भी बेहतर जानते हैं। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब जो हम समझते इदारे के ऊपर जो नारे लगवाए जाते थे, माजी करीब की बात है, और जलसों के अंदर लगवाए जाते हैं, आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी जलसे के अंदर एक भी इस किस्म की आवाज आई हो, हमें पता है
सबसे पहले जलसे का जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, तिलावत कुरान पाक होता है, और फिर नेशनल एंथम से स्टार्ट होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, और जो एंड होता है वो भी नेशनल एंथम से होता है। बिल्कुल सही है। और सर अमजद साहब, ये बड़ा ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं या खान साहब के खिलाफ कोई बात करते हैं या इस तरह की इल्ज़ाम तराशी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको बड़ी खुश उसलूबी के साथ, बड़ी अच्छे तरीके से, समझदारी के साथ, ज़ीरक सियासतदान होने के नाते कुछ ऐसे लोग सामने आए जो इन्हीं के साथ बैठे हैं, PMLN की गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, और अपने उन मुतालबात को सामने रखें जिसमें वो कहते हैं ना कि खान साहब की रिहाई को ना रखें, वो हम नहीं कर सकते, वो अदालतों में उनके मुकदमात। उसके अलावा जो आपके मुतालबात हैं उनको सामने रखें, उनसे बात करें और उनसे मनवाएं, बजाय इसके कि आप मुज़ाकरात से आउट हो जाएं, कॉल ऑफ कर दें उन मुज़ाकरात को। अब आगे मुस्तकबिल में क्या कोई इरादा है मुज़ाकरात का, या फिर इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि भाई आप उनसे बात करें? बैकडोर राब्तों की बातें भी हर दूसरे दिन आती है ना अमजद साहब। मैं थोड़ी सी आप देखें, हम जब बात करते हैं हम समझते हैं कि जो इख्तियार रखते हैं, जिनके पास इख्तियार है जी, जो मतलब समझते हैं, आज भी आपको मैं उसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। देखिए, वो गवर्नमेंट जिसने हमारा मैंडेट चुराया है, वो हमारे मैंडेट पे उन्होंने डाका डाला है। अवाम के हक़ राह दही को मतलब लोगों ने वोट, पूरा मीडिया जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है, और लियाकत चट्टा जो अपना कमिश्नर पिंडी थे, उन्होंने वजाहत के साथ बता दिया है। वो किसी भी, वो कहते हैं ना, देग से चावल खाने के लिए बस 2-4 ही काफी होते हैं ना चखने के लिए, तो पता चल जाता है कि देग में क्या हुआ है। 200 सीटों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया अवाम की हिमायत से। हम क्यों कहते हैं कि देखिए, ये तो पहले हमारे वोटों के ऊपर डाका मार के बैठे हैं, हमारी सीटों के ऊपर डाका मार के बैठे हैं। पहले अपने आप को उस पोजीशन में तो लाए ना, अच्छा। कि ये माने तो सही कि हम डाका मार के बैठे हैं, हम लोगों के हकूक को गसब करके बैठे हैं। तो आप खुद सोचे कि एक जो बंदा हो आपकी चीज चुरा के ले जाए, और फिर आप उसको कहेंगे जी आए जी मेरे साथ, प्लीज मेरे साथ जो है वो टेबल टॉक करें। हम देखें, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल डायलॉग की हमेशा बात करते हैं। क्यों हमने कहा कि जी जमहूरियत की बहाली ही में पाकिस्तान की तरक्की पिना है। देखिए, आपने, हम हर उस सिपाही के साथ खड़े हैं, हम हर उस सिस्टम के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान की दिफा के लिए खड़ा है। लेकिन अगर जब आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पाकिस्तान के इदारों को अपनी असल शक्ल में बहाल करेंगे, तो हम कहते हैं कि हम उस निजाम के साथ खड़े हैं, हम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, तो तभी इन्वेस्टमेंट आएगी। लोग बाहर की दुनिया में देखें, हम जो बैठे लोग हैं वो इतने को पागल तो नहीं है कि हमारे मतलब लोगों के हकूक पे डाका डाला जा रहा हो, और वो चुप तो नहीं बैठ सकते ना। वो तो यकीनन इस बात पे मुसर होंगे कि पहले अपने हालात तो ठीक करो, जिन लोगों को हक दिया है लोगों ने, उनको अपना हक तो वापस करो, फिर हम आपके यहाँ पे आके जो इन्वेस्टमेंट लाएंगे। देखिए, जब आप इदारों को असल शक्ल में बहाल करेंगे, तो इदारों की तस्वीर को बहाल करेंगे, तो यकीनन इन्वेस्टमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटो है। बहुत शुक्रिया अमजद नियाज़ी साहब गुफ्तगू करने के लिए। एजेंडा है हमारा, हम इदारों नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं इदारों को, मतलब अदालतों में जो इंसाफ का निजाम है उनको आजाद छोड़ दे, किसी का प्रेशर ना हो, जज अपनी मर्जी के फैसले दे। हाँ, उसमें अल्लाह माफ करे, हम तो कहते हैं कि हम किसी मौके पे, आप समझते हैं हमने कहीं गलती की है, हमने कहीं गुस्ताखी की है, हम अदालतों को फेस करने के लिए तैयार हैं। ठीक, लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए और इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उन जजेस पर, अदालतों पर। मतलब राय के मुताबिक जजेस अपना फैसला, ठीक आजादाना फैसले दें। देखिए, हमारा एक इमरानी मुआहदा है, मैं अक्सर, आपको याद होगा कि मैंने 9 अप्रैल को 2022 को भी रूलिंग दी थी। मैंने कहा था कि देखिए, जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हाउस ऑफ द प्रोसीडिंग जो है उसके अंदर जो है वो अपना वो इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल कर सकती।
सही। ठीक है, इसी तरह अगर हाउस जो है वो डायरेक्शन दे कि ये मेरा जज जो बात सुने, मेरा जज हो, तेरा जज हो, तो वह फैसला क्या होगा? फैसला तो वो होता है जो हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट आजाद राय के मुताबिक, कानून और कायदे के मुताबिक फैसला करे, हम मानने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अमजद न्याजी साहब आपकी गुफ्तगू का। और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जमहूरियत की उसकी असल शक्ल में बहाली हो, किसी के मैंडेट को चुराया, जिसको जो मैंडेट मिला है, जिसको अवाम ने जितने वोट दिए हैं, वो उतनी ही हुक्मरानी का हक रखता है। इसके साथ साथ आइन की असल शक्ल में बहाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है और उसी के लिए ये तहरीक है। इदारों की उनकी असल शक्ल में बहाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है और उसी के लिए ये तहरीक है, जिसका ऐलान खान साहब ने किया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये तहरीक आगे बढ़ती है, क्या इसकी तैयारी मुकम्मल होती है, क्योंकि ईद के बाद का वक्त दिया गया है और वक्त इंतहाई कम है, मुकाबला इंतहाई सख्त है। इसके साथ ही नाज़रीन, शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।